एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे कलर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया। कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वो सब हमने देखा लास्ट वीडियोज़ के अंदर। फील्ड थ्योरी थी, वहाँ पे किस तरीके से कलर कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं हम। अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स है, ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। जो 5 ऑर्बिटल थे डी ऑर्बिटल, जो डीजनरेट्स थे, अब डीजनरेसी इनकी ख़त्म हो जाती है और जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है, इनकी जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बेस पे। सो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो 3 ऑर्बिटल T2Z हमारे ऊपर गए, मीन्स इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, और जो हमारे EZ2 ऑर्बिटल हैं ये हमारे लोअर एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं तो मीन्स यहाँ पे इनकी जो रिपल्शन है वो कम हुई होगी लिगेंड्स के साथ और इनकी रिपल्शन ज़्यादा हुई होगी। अब 2 ऑर्बिटल नीचे हैं, कौन कौन से हैं? dx² - y² एंड dz²। अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल नीचे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस जो आते हैं 3 ऑर्बिटल वो हमारे ऊपर है। मीन्स जो ये हमने डायग्राम बनाया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ये किस चीज़ के लिए, कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। बिकॉज जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनके अंदर ही हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dzx वो इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं। ये 2 ऑर्बिटल हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं और ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री बनती है तो अलोंग द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करते हैं। इन बिटवीन द एक्सिस टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, वहाँ पे अप्रोच करते हैं। क्लियर? सो ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया है हमने। अब हम एज्यूम करते हैं हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल के अंदर। अब किस तरीके से फिलिंग होगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ कलर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सो इलेक्ट्रॉन्स नीचे फिल होंगे। 1 है, 2 वजह से 1 है तो फिल हुआ, नीचे 2 है तो भी नीचे फिल होगा। वो डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के ऊपर कि 2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर या नीचे। ओके, सो अब जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया हमने, ये नीचे फिल हुए। अब जो भी रेडिएशंस आ रही है, वाइट लाइट आ रही है या फिर कहीं से भी कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जो भी लाइट इनके ऊपर फॉल हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके ये हायर एनर्जी लेवल के अंदर चले जाते हैं। अब हायर एनर्जी लेवल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, बट इसकी रियल स्टेट नहीं है, वो रियल स्टेट इसके नीचे ही थी जहाँ पे ये था। मीन्स जो इसका घर है ना वो परमानेंट वो यही है। यहाँ पे तो ये कुछ टाइम के लिए गया है। क्यों गया? क्योंकि इसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से जो हमारा बेरी सेंटर था उससे ऊपर ये चला जाता है, जो एनर्जी गैप था उसको ये क्रॉस कर जाता है। क्लियर? कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहेगा, बिकॉज जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी स्पीसीज ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्वायर कर लेती है तो वो अनस्टेबल हो जाती है। आपने +1 क्लास में ही पढ़ा होगा, जब एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, फिर एनर्जी लार्ज है तो कोई भी जो स्पीसीज है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होती है तो अब ये स्टेबिलिटी के लिए दोबारा फिर नीचे आएगा अपनी उसी ओरिजिनल स्टेट के अंदर जो इसका रियल स्टेट थी। अब जब ये नीचे आएगा तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट करेगा। अब जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एमिट करता है उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। बिकॉज मैंने क्या बोला था, जब कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन्स ने, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को। क्लियर? अब हमने क्वांटम थ्योरी के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, E = hμ, और म्यू क्या होता है, c/λ। सो E = hc/λ। अगर किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, या फिर मैं इसको उल्टा बोलूँ कि हमने बोला था कि किसी भी जो भी लाइट आ रही थी उस लाइट में से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया। अब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को जिसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। अब
जैसे वाइट लाइट थी, वाइट लाइट में से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी तो बची हुई है ना, बाकी को तो ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि विबग्योर के जो 7 के 7 कलर है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी न किसी पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को सबको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। सो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं वो हमें अपीयर होती हैं, मीन्स जिस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था वैसे जब ये नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एमिट करेगा, और जो ये एनर्जी एमिट हुई है इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ हो गई। सो जिस कलर की रेडिएशंस को ये एमिट करता है हमें वो कलर शो होता है कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में। क्लियर? अब जो ये कलर एमिट कर रहा होता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। लाइक अगर यहाँ पे इसने रेड कलर की वेवलेंथ, रेड कलर वाली जो रेडिएशंस हैं उसको एब्जॉर्ब किया तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर? अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए हमने कलर व्हील ड्रॉ किया है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। विबग्योर वाले जो कलर थे, क्योंकि हमें अगर कोई कलर दिखता है तो वो विजिबल रीजन से दिखता है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो विजिबल रीजन है वो वाले कलर हमें शो होते हैं। नियरली ये हमारे होते हैं 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक। थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेंज लिखी होती है जो वेवलेंथ है या फिर जो फ्रीक्वेंसी है उनकी। सो हमारे पास विबग्योर के अकॉर्डिंग है ये। सो यहाँ से सिर्फ आई को आपने छोड़ देना है, बिकॉज जो आई कलर है मीन्स जो इंडिगो कलर है वो मिक्सचर होता है वॉयलेट एंड ब्लू का। सो आई को छोड़ना है हमने वी, आई को छोड़ दिया बी, जी, वाई, ओ, आर। क्लियर? अब जिसके सामने जो कलर आ रहा है वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जैसे वॉयलेट के सामने क्या आया? येलो, तो येलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जैसे यहाँ से अगर येलो कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जो भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें हमें वॉयलेट कलर अपीयर होगा। सो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। ब्लू का हमारे पास होता है ऑरेंज और रेड का हमारे पास होता है ग्रीन। सो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये कलर व्हील होते हैं, इसको इसी तरीके से याद करना। ये हमने रेंज भी लिखी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक कौन से कलर की जो वेवलेंथ है वो लाई करती है। ये हमने साथ साथ इसकी रेंज लिखी हुई है। सो इस तरीके से बनते हैं हमारे कलर कॉम्प्लेक्सेस। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर हमारी जो डेल्टा नोट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। डेल्टा नोट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।